पत्रकार साथियों को बुलाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप तमाम पत्रकार साथियों का जी। हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि डॉक्टर साहब आप जी। आज कुछ व्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि तुगलकी फरमान जो सरकार की तरफ से ग्रामवासियों के ऊपर डाला गया है, उसके संदर्भ में मैं आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। 25/5/2023 को इंद्री बीडीओ के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है और वो पत्र संख्या 10044950। तो इस पत्र संख्या के तहत वो लिखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के आदेश के अनुसार ग्रामीण अंचल के अंदर जो पंचायत भूमि कृषि योग्य है, उस भूमि का हर साल ठेके के ऊपर जो बोली लगती थी और उस बोली का एक हिस्सा जनरल तबके के पास, कुछ प्रतिशत हिस्सा वो ओबीसी के पास, कुछ प्रतिशत हिस्सा वो दलित समुदाय के हिस्से में आता था। तो यकायक पहले जो जमीन दलित समुदाय ओबीसी को जो 8 और 10 हजार रुपए में मिल जाती थी, तो उस जमीन की बोली मिनिमम वो 40,000 रुपए लागू करने का काम वो बीडीओ के लेटर के अंदर लिखा गया है। मेरी बीडीओ से टेलीफोनिकली बात भी हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसा आदेश वो डिप्टी कमिश्नर साहब के मार्फत वो हर ब्लॉक के अंदर दिया गया है। आपने देखा कि अलग अलग गांव के अंदर जहां पर भी कृषि योग्य पंचायत भूमियों की बोली हुई है, तो वहां वहां वो बोलियां अगर 40,000 रुपए से कम थी तो वो कैंसिल हो चुकी हैं। गांव भौजी खालसा की आप बात करो, गांव खेड़ी जाटान की आप बात करो, गांव स्वर्ण माजरा की आप बात करो और ऐसे गड़ी बिरबल की बात करो, और ऐसे अनेकों गांव हमारे इंद्री ब्लॉक के अंदर हैं जहां पे हर साल जो भूमि है वो गरीब लोगों को कृषि के लिए कम दाम में उपलब्ध होती थी। अब इसकी हानि जो है, सबसे पहली हानि वो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश के संविधान में और जो हमारा पंचायती राज एक्ट 1994 है, उसके अंदर सीधे तौर पे ये लिखा गया है कि कृषियों के भूमि का विस्तार करना, उसका सुधार करना और उसका आवंटन करना यानी ठेके पे देना, ये सारा जो अधिकार है वो हमारे पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। यानी पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि वो ग्राम सभा में या गांव के अंदर बोली लगा के ऐसा कर सकते हैं। तो इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर का और सरकारों का हस्तक्षेप का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज तो हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। दूसरी चीज, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों को कृषि से दूर रखा गया, उनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो ऐसे लोगों को कृषि से जोड़ने के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर आप देखते हो कि वो मजदूर वर्ग यहाँ के सारे भवनों का, सारी इमारतों का निर्माण करता है, यहाँ के मंदिरों का निर्माण करता है, देश की संसद का निर्माण करता है, और हमारे गांव के अंदर जो किसानी से जुड़े लोग हैं उनके खेत में मजदूरी के रूप में काम करके वो खेतों के अंदर उपज पैदा करने का काम करता है। अगर सीधे तौर पर उनको कहीं पर जमीन कम पैसे में मिल जाती है तो वो लोग कृषि से जुड़े रहेंगे, अन्यथा वो कृषि से कहीं ना कहीं दूर चले जाएंगे। तो उनका जो अधिकार कृषि करने का है उससे उनको वंचित रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र वो इन्होंने रखा है। इसके साथ साथ लगातार आप लोग चारों तरफ देखते हैं कि जो इनके डिसीजन, सरकार के डिसीजन होते हैं वो गैर संवैधानिक रहते हैं, और जब भी लोग अपने अधिकार की आवाज उठाने के लिए सामने आते हैं तो उनको प्रताड़ित करने का काम ये सरकार करती है। तो आज सबसे बड़ा सवाल मैं आदरणीय खट्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि अगर दलित और पिछड़ों के अधिकार के ऊपर आप प्रहार करना चाहते हो, इससे भी आगे बढ़ के, मैं सिर्फ दलित और पिछड़ों तक नहीं जाऊंगा, अगर गांव की पंचायती भूमि वो जनरल कैटेगरी के लिए भी अगर उसका आवंटन है और गांव के लोग इस चीज को आपस में तय करते हैं कि भैया हम बोली इससे ज्यादा नहीं दे सकते, कारण कि गांव के अंदर पंचायत की जो भूमि है कृषि योग्य, कई जगह पे ट्यूबवेल नहीं है, तो उसका किसको पता है? वो गांव के लोगों को पता है। कई जगह पे कमजोर भूमि है जहाँ पे उपज बहुत कम होती है, कई जगह पे ऊसर भूमि है, कई जगह पे हम इनबैलेंस्ड है, ऊंची नीची भूमि है। तो इन सारी चीजों का ज्ञान वो डिप्टी कमिश्नर को अपने कमरे में बंद होके बैठ के ज्ञान नहीं हो पाएगा, और न ही यहाँ के मुख्यमंत्री को वो चंडीगढ़ अपने आवास में बैठ के पता लगेगा।
अगर इन चीजों का पता होगा तो वो ग्रामीण अंचल में चुने हुए जनप्रतिनिधि, गांव के लोग, गांव के नागरिक जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो भली भांति जानते हैं कि किस लैंड को कहां तक जो है वो पैसे में लिया जा सकता है। तो सब क्या लगता है कि कृषि योग्य भूमि है या कृषि जो है वो खेतों में की जाती है, लेकिन इनके देखो डेफिनेटली वो एक कविता के अंदर लिखा भी गया है कि लोहे का सवाल अगर पूछना है तो लोहार से मत पूछिए, वो उस घोड़े से पूछिए जिसके मुंह में लगा। आज कृषि के बारे में पूछना है तो गांव के अंदर उतरना पड़ेगा, मजदूर के बारे में पता करना है तो मजदूरों के बीच में जाना पड़ेगा। अगर एसी कमरों के अंदर बंद होके अगर उनके अधिकार की आवाज की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता कि ये लोग उस वर्ग के साथ न्याय कर पाएंगे। जो अधिकारी आपने बताया कि कहीं ऊंची नीची जमीन है, कहीं उपजाऊ नहीं है, तो जहाँ पर यहाँ लोकल अगर बात करें तो मंडल स्तर पर, तो यहाँ पर तो जिस तरीके से बीडीओ है या सेक्रेटरी है उनके मार्फत भी अधिकारियों तक बात पहुँचाई जा सकती है। डेफिनेटली पहुंचानी चाहिए। और बीडीपीओ साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि हम डिप्टी कमिश्नर साहब के संज्ञान में चीजें लेके आएंगे। तो निश्चित तौर पे सारी चीजें जब बोली लगती है तो बोली के प्रारंभ में सारी चीजें तय होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये डिस्ट्रैक्शन का काम ना हो। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी है जब आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर कोई चीज नहीं है। आप एक आईएएस अधिकारी हो, आपको पंचायती राज एक्ट के बारे में मालूम है, तो एक तरफ कांग्रेस की सरकार वो ग्राम स्वराज की बात करती है, वो किसके मार्फत? पंचायती राज को मजबूत करके, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक अधिकार देके, ग्राम सभाओं को मजबूत करके। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो लगातार कुठाराघात करने का काम करती है, जनप्रतिनिधियों के समय पर चुनाव ना करा के, उनके अधिकारों को ई टेंडरिंग के अंदर उलझा के, और उनके ऊपर जो राइट टू रिकॉल बिल है इस तरीके के कानून बना के, काले कानून के तौर पे मैं इनको देखता हूं, तो राइट टू रिकॉल जैसे काले कानून बना के वो जनप्रतिनिधियों के अधिकार को कमजोर करने की कवायद वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। तो निश्चित तौर पे आज हम सबको मिलके ऐसे जो डिसीजंस हैं उनका विरोध के अंदर आना पड़ेगा और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इंद्रिय क्षेत्र की बात की जाए तो सड़कें जो सबसे ज्यादा खस्ता हालत है मेरे ख्याल से इंद्रिय क्षेत्र की है, और बार बार चाहे वो न्यूज चैनल हो या बार बार हमारे एमएलए साहब से मिलना हो, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। इस पे क्या कहेंगे? देखो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ वो इस तरीके की नीतियाँ हैं कि जो आम आदमी और कमजोर आदमी के हक में हो ही नहीं सकती। अपने क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े ये होर्डिंग्स बैनर पे लिखते हैं, ये सोशल मीडिया के मार्फत लिखते हैं, लेकिन विकास नाम की चीज़ धरातल पे दिखाई नहीं देती। आप किसी भी, आप चांदसमन साइड में जाओगे, चोरपुरा साइड में जाओगे, आप चौगामा से आगे की सड़कें देखोगे तो जो सड़कों का निर्माण अभी हुआ था वो सड़कें भी 2 या 3 महीने के अंदर टूटनी प्रारंभ हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, मैं मूल्यों के ऊपर मूल्य आधारित बात करना चाहूँगा। अगर ये लोग सोने की सड़क बना भी दें तो उससे भी बढ़कर ये लोगों के जीवन को खराब करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि 6 महीने पहले यहाँ पे क्या किया, बजरंग दल के लोगों ने रंदौली के अंदर, ब्याना के अंदर, एक और गांव के अंदर वो पीर की मजारों का तोड़ने का काम किया। मैं पीर की मजारों का कोई लंबा पक्षधर नहीं हूं, न मैं कभी चाहता, लेकिन हमारे देश के संविधान में लिखा है जो जिस विश्वास के साथ जिंदा रहना चाहे ये उसका अधिकार है। अगर वहां पर कुछ समुदाय के लोग, चाहे वो मुस्लिम थे चाहे हिंदू परिवार हैं, अगर वो पीर की मजार पे जाते हैं तो उससे मेरा क्या नुकसान है? लेट देम गो। तो उन मजारों को तोड़ के हिंदू मुसलमान के अंदर कटुता पैदा करने का प्रयास, और इसी तरीके से गुरुग्राम के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला के डिस्ट्रक्शन का काम करना, और इसी तरीके से पूरे देश में जगह जगह पर गोरक्षा के नाम पर लोगों को जिंदा जला देना। तो इस तरीके की जो भेदभावपूर्ण नीति है, और ये हिंदू और मुसलमान तक सीमित नहीं है। अगर राम मंदिर निर्माण के बाद वहां पर हवन पूजा की बारी आती है तो देश की राष्ट्रपति, क्योंकि दलित है, उसको नहीं बुलाया जाता। आज राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों जिस देश के संसद का शिलान्यास होना चाहिए था, आज वहां पे देश की राष्ट्रपति को वहां पे आमंत्रित नहीं कराया गया। तो आज दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज के साथ जो बर्ताव ये सरकार करना चाहती है और आरएसएस के लोग करना चाहते हैं, वो कतई बर्दाश्त जो है समाज के लिए नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, वैसे तो नारा दिया गया है सरकार के द्वारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
लेकिन बेटियां सड़क पर बैठी है, पहलवानों के बारे में आप जानते हैं, और बृजभूषण सिंह जिनके ऊपर पोक्सो एक्ट लग चुका है, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, एक तरफ उसी दिन देश की संसद का 28 तारीख को उद्घाटन की बारी थी और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे, देश के संविधान के बारे में राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो बेटियां जिन्होंने इस तिरंगे का सम्मान देने के लिए खून पसीना एक किया और उन्होंने पुरजोर ताकत के साथ इस देश की झोली के अंदर मेडल डाले, उन बेटियों का अपमान जंतर मंतर के ऊपर चल रहा था और किस तरीके से खींच खींच के पुलिस उनको गाड़ियों के अंदर डालने का प्रयास कर रही थी या गाड़ियों के अंदर डाल रही थी, वो पूरा देश देख रहा था। तो आज इस देश के अंदर कहीं भी जो संवैधानिक मूल्य है वो बचे नहीं हैं और इनके नारे यानी इनकी करनी और कथनी के अंदर वो जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने जमीनों का मुद्दा बताया, गांव की जो जमीनें हैं उनका आपने बोला है कि वो, तो ये तो गांव की बेसिक जमीन होती है जो पुराने समय से चलती आ रही है। तो आप मुझे, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या किसानों की इनकम, ये लोग बोल रहे हैं पहले अगर कोई 50,000 का किला था, अब उसको आप 60,000 में दीजिएगा, यानी मोटा मोटा देखा जाए तो 20% उसकी इंक्रीजिंग कर रहे हैं। तो क्या किसानों की जो आमदनी 20% बढ़ी है एक साल के अंदर? अगर एक साल के अंदर 20% आमदनी बढ़ती तो आज एमएसपी के लिए किसान दोबारा से दिल्ली के जो दरबार है वहाँ पे दस्तखत देने की बात नहीं करता। आपने देखा कि एक साल तक देश का किसान वो दिल्ली के सरहद के ऊपर बैठा रहा, इन्होंने कोई किसी प्रकार की सूद लेने का काम नहीं किया। इन्होंने कहा था 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी होगी। आज किसान की हालत किस अवस्था के अंदर है वो आप देख सकते हैं। किसानों की खुदकुशी के मामले इस पूरे देश के अंदर वो लगभग 1.5 गुना बढ़ चुके हैं। आज भूमि सुधार की इस बात की बात करनी चाहिए थी, लोगों को यूरिया दवाई बीज खाद की बात जो करनी चाहिए थी, वहाँ पे सरकार हर जगह पे नाकाम साबित हुई। और सबसे बड़ा किसान के ऊपर प्रहार तब हुआ जब जीएसटी के दायरे के अंदर उन्होंने खाद बीज दवाई और जितने भी उपकरण खेती के अंदर आते हैं उनको उसके दायरे के अंदर डाल दिया। तो आज निश्चित तौर पर जो हमारे ग्रामीण अंचल की ज़मीनें हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से सोचने का अधिकार वो हमारे गांव की जो पंचायत है और गांव के जो हमारी ग्राम सभाएं हैं वो उनको होना चाहिए। पिछड़े वर्ग की बात करें, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित की गई है पंचायती जमीन, और आप बता रहे हैं कि डीसी ने जो है 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनका जो किराया है वो बताया गया है। तो ये लगता है कि ये जो पिछड़े वर्ग पर मार है इस तरीके से? डेफिनेटली क्या है, मैं वैसे तो हर वर्ग के बारे में बताऊंगा। ये जो हमारी पंचायत की भूमि है उस पर 60% जनरल के लिए है और जनरल के अंदर कोई भी कम्युनिटी का आदमी अपनी बोली दे सकता है, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, जनरल है। 10% इसका हिस्सा लगभग ओबीसी को जाता है और 30% का हिस्सा वो दलित समाज के लिए जाता है। और निश्चित तौर पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड की अगर हम बात करें तो आज दलित समुदाय उस लेवल तक जो समाज की मुख्य धारा में समता की जो हम बात करते हैं आना चाहिए, वो नहीं आ पाया। तो आज अगर ये कुठाराघात करके 40,000 का मिनिमम रेंट उनके ऊपर तय करते हैं तो निश्चित तौर पे वो खेती नहीं कर पाएगा। जिन लोगों को 8-10 हज़ार रुपये के अंदर वो ज़मीन मिल रही थी, और ये भी बताता हूँ बहुत सारे गाँव में 1 एकड़ ज़मीन वो अकेला दलित परिवार नहीं ले पाता, अकेला पिछड़ा परिवार नहीं ले पाता, तो वो कई परिवार मिलके और पैसे इकट्ठे करके उसको लेते हैं। और उनको बचता क्या है, अपने बच्चों के तन के ऊपर कपड़ा, 2 वक्त की रोटी, और अगर घर के अंदर कोई दिक्कत है तो उसकी मुरम्मत। इसके अलावा उनको कोई बैंक बैलेंस इससे नहीं बचता। तो ये कुठाराघात दलित के ऊपर भी है, पिछड़े के ऊपर भी है। इसके अलावा जनरल कम्युनिटी के अंदर भी जो सक्षम लोग नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, अगर वो बोली में आना चाहते हैं तो 40,000 का मिनिमम फंड्स आप लागू करके उनको भी आप बोली से दूर करना चाहते हैं, तो ये जो है वो बिल्कुल असंवैधानिक काम है। बेसिकली आप कहना चाहते हो कि ये मुद्दा पंचायत के हाथ में ही रहना चाहिए, इसका इंटरफेयर जो है। मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज एक्ट 1994 जो हरियाणा में लागू हुआ, पंचायती राज 29 विभागों में हस्तक्षेप का अधिकार वो हमारी ग्राम पंचायत का है या हमारी ब्लॉक समिति का है या हमारी जिला पंचायत का है। तो उन 29 विभागों के अंदर पूर्ण रूप से जो ताकत है वो तैयार करते थे। राजा खुश है तो प्रजा को कुछ भी देगा। आज प्रजातंत्र के अंदर लोगों को
हर चीज का मूल्यांकन करने का अधिकार है। और अगर अधिकारी कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते तो मैं उस चीज का पक्षधर हूं कि आने वाले समय में जन सुनवाई का अधिकार वो लोगों को मिलना चाहिए और अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी का कानून वो इस मुल्क के अंदर बनना चाहिए। और ये मुहिम हमने अंबाला से अभी शुरू की थी और ये मुहिम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम लेके जाएंगे कि सरकारें कोई भी है, कल कांग्रेस की भी सरकार आएगी तो उनके सामने भी ये बिल रखा जाएगा कि हमें जन सुनवाई का अधिकार दिया जाए और जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी का एक कानून बनाया जाए ताकि सरकारी अधिकारी गबन न कर पाए, लोगों की सुनवाई करें और उनका समय वो तय हो कि मनरेगा के मजदूर को 15 दिन में अगर दिहाड़ी नहीं मिलती है तो सरकारी अधिकारी कसूरवार होगा। अगर किसान को न्याय संगत चीज नहीं मिलती, बुजुर्ग को पेंशन समय पे नहीं मिलती तो कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। 40,000 रुपए प्रति एकड़। बिजली के बारे में माफी चाहूंगा, इन्होंने अभी बिजली के बिलों के अंदर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए थे और इनके अधिकारियों को ये मालूम नहीं है, न एसडीएम को न जेई को, कि ये किस एवज के अंदर बड़े हुए दाम लिए जा रहे हैं। ये कहते हैं कि एडवांस है, ये मीटर टैक्स है और इससे पहले भी अगर बिलों के अंदर इन्होंने डाला तो आपने देखा होगा एक सेस के नाम पे, स्वच्छ भारत सेस के नाम से वो बिजली के बिलों के अंदर डाला। इसी तरीके से जो हम गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं उसके ऊपर भी स्वच्छ भारत सेस के नाम से पैसे इकट्ठे करने का काम किया और अलग अलग तरीके से कैसे लोगों से टैक्स के रूप में जो है वो पंचायत टैक्स है वो लगाने का काम, पानी के ऊपर जो है बिल पहले नहीं आते थे वो पानी के ऊपर बिल वसूलने का काम, शहरी एरिया के अंदर भी आप लोग देखते हो कि उन्होंने जो निगम का टैक्स है वो इतना बढ़ाया कि लोगों की जेब के ऊपर एक्स्ट्रा प्रभाव उस चीज का पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे ये टैक्स वसूली करके